हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से यहाँ सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी कानपुर में स्वागत है। और यहाँ पे जो है हम क्या देखते हैं, जीएस। ठीक है, तो आज जीएस जो है हम इसके जो अभी चल रहा है उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी अभी चल रहा है, तो ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, जो भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी जो राजधानियाँ हैं उनको देखा, उनकी जो लोकेशन है उसको देखा, और जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं उनको भी देखा, 1 बाय 1 करके सभी राज्यों को देखा। उसके बाद जो तट रेखा पे स्थित राज्य हैं उनको भी देखा। ठीक है, तो आपको कर्क रेखा और तट रेखा याद रहनी चाहिए, और जो पड़ोसी हमारे देश हैं उनसे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हो वो भी आपको याद रहना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा बनती है वो आपको याद रहना चाहिए। सीधा सीधा वो पूछ लेता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा बनती है, तो आपको याद रहना है रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है। अफगानिस्तान और भारत के बीच पूछ लेता है तो आपको डूरंड रेखा याद रहनी चाहिए। आपसे सीधे पूछेगा अफगानिस्तान पाकिस्तान तो भी आपको डूरंड ही जवाब देना। क्यों? क्योंकि जो पीओके वाला क्षेत्र है कभी कभी वो ऐसा करता है कि वो भारत का क्षेत्र मानता है, कभी कभी वो पाकिस्तान का, तो इसके हिसाब से पूछ लेता है। तो अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूछे तो भी डूरंड जवाब देना है, और अफगानिस्तान और भारत पूछे तो भी वही जवाब देना है। अब अगर चाइना और भारत के मध्य पूछ ले तो क्या, तो मैकमोहन हमारा जवाब होगा। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा किससे स्थलीय सीमा हमारी बनती है, तो वो बनती है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आता है हमारा चाइना 3488 किलोमीटर। इसका ध्यान रखना है, मतलब दो आपको याद रहनी चाहिए कम से कम। पहला जो सबसे ज़्यादा बनाता है, दूसरे नंबर पे जो चाइना है। ठीक है, और जो राज्य हमारा है पश्चिम बंगाल, वो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। वो किसके साथ बनाता है, तो बनाता है बांग्लादेश के साथ। इसका भी ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय या सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो हमारा पश्चिम बंगाल है। ये सब चीज़ें हो चुकी थी। और हमने देखा था कि जो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है पाक जल संधि पाई जाती है उसको भी देखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। आज हम जो है जो 2-3 इंपॉर्टेंट नदियाँ जो आपकी एग्जाम में आती हैं, जो यूपी कैडेट में बार बार पूछी जाती हैं, उन नदियों को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम गंगा नदी को लेते हैं जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गंगा नदी ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि भारत की सबसे बड़ी और लंबी, ये जो है भारत की सबसे बड़ी और लंबी, दोनों चीज आपको याद रखना है कि मतलब सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गंगा नदी है। दोनों का जवाब एक ही है। अब हमें इसको ध्यान और क्या इसमें रखना है, कहां से निकलती है। ठीक है, निकलती है तो गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री हिमानी से। आपको हिमानी की जगह कभी कभी ग्लेशियर दे देगा। ठीक है, या तो वो गंगोत्री हिमानी दे देगा या तो गंगोत्री ग्लेशियर दे देगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब ये जो है भारत के कुछ प्रमुख शहरों से गुजरती है, जैसे हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, पटना हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कुछ प्रमुख शहर हैं जिनके इसके किनारे जो बसे हुए हैं। अब ये जो है उत्तर प्रदेश आपको जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से। उत्तर प्रदेश हमें एक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप यूपी कैडेट दे रहे हैं, तो यूपी स्पेशल भी आपको पता रहना चाहिए। जब यूपी स्पेशल पढ़ाया जाएगा तो उसमें जो है गंगा नदी का जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश हो जाएगा वो बताया जाएगा कि कहाँ से प्रवेश हो रहा है और कहाँ से जो है उत्तर प्रदेश से निकल रही है। ठीक, अब देखिए गंगा नदी जो है यहाँ से निकली, हिमानी से निकली, अब जाके कहाँ अपना जल गिराती है वो चीज़ हमें याद रखना है। जो चीज़ें मुख्य हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जब गंगा नदी हमारे भारत से क्रॉस करके बांग्लादेश में पहुंचती है तो वहां पे आके दूसरी एक नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र, इससे ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में इससे मिलती है तो वहां पे जो है पद्मा इसका नाम हो जाता है। ठीक है, वहां पे जो है गंगा नदी का नाम पद्मा नदी हो जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में जैसे ही ब्रह्मपुत्र की धारा मिलती है, यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा। ठीक है, पहले तो पद्मा कहा गया। अब जैसे ही कुछ और दूरी पे बढ़ती है, थोड़ा से आगे जाती है, तो मिजोरम से एक आती है नदी मेघना नदी निकल के आती है, और ये फिर गंगा और जो
ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा जो पद्मा है उसमें आके जब मेघना नदी मिलती है तो गंगा जो है उसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे जो है उसको गंगा नाम से नहीं, उसको मेघना के नाम से जाना जा रहा है। अब जब मेघना हो जाता है मेघना नदी, ठीक है ना, कहते तो गंगा ही है लेकिन वहां पे जो वास्तविक नाम है, जो वहां पे जब गिरती है तो वहां पे मेघना नदी हो जाती है। और अपना जल गिराती कहां पे है, तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, इसका ध्यान रखना है। निकलती कहां से, गंगोत्री हिमानी से, और जल कहां गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। वहां पे जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले मेघना के नाम से जाना जाता है। ये सीधे पूछ लेता है कि गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराने से पहले किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है। अब जो बंगाल की खाड़ी है और जहां पे जल गिराती है तो वहां पे जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन वहां पे पाए जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना। सदाबहार वन जो है कहां पे, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और जो इसके द्वारा जो भी अवसाद लाए जाते हैं, यानी जो भी कण लाए जाते हैं, बालू लाए जाते हैं, जो भी बचे खुचे पदार्थ लाए जाते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जब गिरता है तो वहां पे जो डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है, उस पर ही जो है इस सदाबहार वन जो है उसी पर उगते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारी थी गंगा नदी। अब ब्रह्मपुत्रा नदी आ गई थी, इसको भी इसी समय देख लेते हैं। अब ब्रह्मपुत्रा नदी की अगर बात की जाए तो ये जो है मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, ये मानसरोवर झील से निकलती है। ये जो है बहाव की दृष्टि से ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, ये जो है भारत की बहाव की, जल बहाव की दृष्टि से, जल बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, इसका आपको ध्यान रखना है। जल बहाव की दृष्टि से जो है सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के आधार पे गंगा नदी थी, लेकिन जल के जो बहाव का क्षेत्र है उसके आधार पर देखा जाए तो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है। अब ये निकलती कहां से है, निकलती कहां से है, तो मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से। आपको कभी कभी मानसरोवर झील ना करके कुमांग डुंग दे देगा, कुमांग डुंग भी दे सकता है। ठीक है, कुमांग डुंग हिमानी दे सकता है आपको। अब ये जो कुमांग डुंग हिमानी है ये स्पेसिफिक प्लेस है उसका, कि मतलब जहां से प्रॉपरली निकलती है। मानसरोवर झील क्या है, बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, मानसरोवर जो है बड़ा क्षेत्र, और जो कुमांग डुंग है वो उसका स्पेसिफिक प्लेस है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जहां से वो प्रॉपरली निकलती है तो कुमांग डुंग है। अगर आपको जो है कुमांग डुंग ऑप्शन में नहीं है तो मानसरोवर ऑप्शन में रहेगा। अगर दोनों ऑप्शन में है, अगर दोनों ऑप्शन में हो जाए कभी, तो आपको इसको टिक करना, इसका ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉपरली यहां से निकलती है। जो मानसरोवर झील का मान लीजिए बड़ा सा स्थल है, इस प्रकार से बड़ा सा स्थल है, तो यहां से मान लीजिए अगर निकलती है तो आपको जो बड़ा वाला क्षेत्र उसको नहीं बताना है, इस छोटे वाले क्षेत्र को जहां से वो प्रॉपरली निकलती है, तो वो हमारा कुमांग डुंग है। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए ये जो कुमांग डुंग से जब निकलती है और मानसरोवर जब झील से निकल के आगे बढ़ती है, जब तिब्बत में पहुंचती है, यानी चीन वाला जो क्षेत्र है, तो वहां पे जो है इसको टी सांगपो के नाम से जाना जाता है, टी सांगपो के नाम से, इसका आपको ध्यान रखना है। ये कहां पे जाना जाता है, तो तिब्बत में, तिब्बत में। ठीक है, टी सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। कौन सी नदी को, ब्रह्मपुत्रा नदी को, इसका आपको ध्यान रखना है। अब जब टी सांगपो के नाम से वहां पे जाना जाता है, और जब थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जब भारत में प्रवेश करती है दिहांग से, तो वहां पे जब दिहांग अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वहां पे जो है इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिहांग के नाम से कहां जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है ये दिहांग हो गई। अब अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा सबसे पूर्वी राज्य भी, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें पहले हो चुकी हैं। अब दिहांग के नाम से हो गई, उसके बाद जब ये आती है
और थोड़ा से आगे जब असम में पहुंचती है तो वहां पे फिर इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। और ब्रह्मपुत्रा के नाम से जो है ये आके गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में जैसे ही मिलती है तो वहां पे दोनों की संयुक्त धारा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा को जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही गंगा नदी थोड़ा से और आगे बढ़ती है तो मिजोरम से आके मेघना नदी उसमें मिलती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की जो संयुक्त धारा थी जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता था उसको जो है मेघना के नाम से जाना था, और मेघना के नाम से ही वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये चीज हो गई हमारी, ठीक है। और इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है, उसको ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी जो है इसके किनारे जो है काफी समय पूछ लेता है। तो गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम का शहर है, वो कई बार एग्जाम में पूछा है, तो गुवाहाटी को याद रखना है। और लिखाए जाएंगे सब 1 बाय 1 करके लिखाए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है। तो जो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें वही बेहतर है, क्योंकि हो सकता है उस समय कुछ चीज़ें ना याद आ पाएँ, लेकिन जो इस समय हो जाएगा वो बेहतर रहेगा। अब देखते हैं यमुना नदी को, ठीक है। यमुना नदी, यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से, यानी ग्लेशियर, इसका आपको ध्यान रखना है। दोनों चीज़ में से कुछ भी, हिमानी या ग्लेशियर, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है, अब आगे अगर बात करें तो यमुना नदी की एक सबसे बड़ी खासियत है, भारत की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। इसका ध्यान रखना कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो हमारी जो है यमुना नदी है, इसका आपको ध्यान रखना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो वो है यमुना। और यमुना और गंगा का मिलन कहाँ पे होता है? तो इलाहाबाद में संगम है, वहाँ पे इनका मेल होता है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे बात करें तो जो है नर्मदा को देख लेते हैं। नर्मदा को अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। इसका ध्यान रखना है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये सब सदा नीरी नदियां नहीं है, मतलब इसमें हमेशा जो है पानी नहीं रहता है। जब बरसात होती है तब जो है इसमें मैक्सिमम पानी रहते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अब नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती भी यहीं से निकलती है। अब नर्मदा और ताप्ती दोनों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये देखिए, जो इनकी दिशा जो है पूरब से जो है, पूरब से पश्चिम की तरफ है, ठीक है। ये जो है मुख्य रूप से दो नदियां हैं, जो बड़ी नदियों की अगर बात की जाए, छोटी छोटी वैसे कई नदियां हैं, जैसे लूनी हो गई, वो भी इसी दिशा में बहती है, लेकिन वो जाके आगे लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो बड़ी नदियों में अगर बात की जाए तो दो नदियां जो प्रमुख हैं उसमें नर्मदा और ताप्ती है, जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। इसका आपको ध्यान रखना है कि कौन सी दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती, जैसे साबरमती भी आ जाएगा तो वो भी उसी तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम बहती है, लेकिन जो है वो अपना जल जो है पूर्ण रूप से अरब सागर में लेके नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। जैसे लूनी है वो भी बहती है इसी दिशा में, लेकिन वो जो है पूर्ण रूप से अपना जल जो है अरब सागर में नहीं पहुंचाती, इसी वजह से जो उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। लेकिन आपको पता रहना चाहिए, अरब जो हमारी लूनी नदी वो भी है और साबरमती जो है वो भी है, वो पूरब से पश्चिम की तरफ ये भी बहती हैं। अब जो प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। अब ये नदियां जो हैं डेल्टा नहीं बनाती, जैसे हमारी गंगा नदी जो है डेल्टा बना रही थी, वहाँ पे जो है सुंदरवन हो रहे थे, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा जो है वहाँ पे सदाबहार वन पाए जा रहे थे। अब ये पूरब से पश्चिम की तरफ आ रही हैं, ठीक है। अब ये अरब सागर में गिराती है अपना जल, इसका ध्यान रखना है। अरब सागर में नर्मदा व ताप्ती अपना जल कहाँ गिराती हैं? तो अरब सागर में, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और ये जो है पहली बात तो बनाती नहीं है डेल्टा, डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है, इसका ध्यान रखना है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। अब एस्चुरी होता क्या है उसको समझते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए, अब जैसे इस प्रकार से भारत का ये रहता है एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे गुजरात हमारा है। अब जो यहाँ पे दोनों नदियाँ आके गिरती हैं,
ठीक है, ये नदियाँ दोनों यहाँ पे गिरती हैं। जो इनके द्वारा अवसाद लाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से बह के आती हैं। इनके द्वारा जो अवसाद लाया, यानी कंकड़ मिट्टी जो भी लाया जाता है, वो जब ये लेके आती हैं तो यहाँ पे जब गिराती हैं, अब जैसे ही इधर से जल का जो है, इधर से ज्वार भाटा जो आते हैं, जब जल के यहाँ से जब जल ऊपर ऐसे उठता है, ठीक है, जल ऊपर नीचे होते हुए ऐसे जाता है, तो जब जब यहाँ पे पहुंचता है तो पूरा मिट्टी जितना वो गिराते हैं तो उसको खिसका के लेके चला आता है। तो मतलब वो पानी जो है डायरेक्टली गिरता है, वो मतलब इस प्रकार से नहीं होता है कि यहाँ पे एक प्रकार का इस तरह से एस्चुरी टाइप बनाए, मतलब डेल्टा टाइप बनाए, इस प्रकार से यहाँ पे जो है जमाव नहीं हो पाता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब गंगा नदी का क्या रहता है, वो सब इस प्रकार से जल गिराते गिराते उनका जो है इस प्रकार से यहाँ पे जो है मिट्टी आती आती है, धीरे धीरे मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ पे ये पूरा एकदम जो है कवर होता जाता है, वहां पे मिट्टी जमती चली जाती है। यहाँ पे मिट्टी नहीं जम पाती, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, ये हट जाता है इस प्रकार से, मतलब यहाँ पे फिर खाली हो गया, फिर ये लाके गिराएगी, फिर जैसे ही ज्वार आएगा फिर इसको हटा लेगा, इस प्रकार से यहाँ चलता है। तो ये एस्चुरी बनाती है, इसका ध्यान रखना है। तो कौन सी दो नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, तो हमारी नर्मदा और ताप्ती है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखते हैं गोदावरी को, ठीक है, गोदावरी को देख लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी, जो कि जिसको जो है दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा, ठीक है, गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है, इसका ध्यान रखना। सीधे सीधे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया कि दक्षिण भारत की जो वृद्ध गंगा है किस नदी को कहा जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए। और ये निकलती कहाँ है, तो त्र्यंबकेश्वर से कहाँ पे पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और अपना जल कहाँ पे गिराती है, तो ये जल अपना जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, बस इसका आपको इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है कृष्णा नदी को देख लेते हैं, ठीक है, कृष्णा नदी जो है ये कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में ही पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है महाबलेश्वर। और ये भी अपना जल कहां गिराती है, जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और एक चीज, जो कृष्णा नदी है इस पर एक डैम बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा है। आपका जो यूपी कैट का एग्जाम होता है ना, उसमें जो है चीज़ें एकदम सीधी सीधी पूछता है, मतलब कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछता है। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाए ना तो सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, आप जो है सारी चीज़ें जो है अगर पढ़े नहीं तो सुने जरूर रहते हैं, समझ रहे हैं, ठीक। तो आप जब चीज़ों को सुने रहते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को आराम से सुना करिए और चीज़ों को कोशिश इस प्रकार से किया करिए, उसको जो है 2-4 बार बस देखो और दिमाग मतलब एक का एक बोलने की कोशिश करो। उसके बाद अपना आप जैसे ही आप देखो कृष्णा नदी, तुरंत आपको महाबलेश्वर आ जाएगा, महाबलेश्वर देखोगे तुरंत आ जाएगा कृष्णा नदी, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को एक बार मैपिंग करके देख लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब इस प्रकार से अगर मैप बनाया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ से दोनों नदी, जैसे इस प्रकार से हमारी जो है महानदी निकल गई, ये महानदी, अच्छा महानदी नहीं हमारी गोदावरी है, गोदावरी नदी, और यहीं से जस्ट है इस प्रकार से जो है कृष्णा हमारी है, ठीक है, कृष्णा नदी। तो आप जब एक बार मैप अगर देखेंगे और मैप अगर एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, जान लीजिए। आपको लोकेशन जस्ट याद आ जाएगी कि मतलब यहाँ पे कौन सा राज्य है, यहाँ पे कौन सा राज्य, कौन सा राज्य यहाँ पे। देखिए ज्योग्राफी हो या कुछ भी हो, जीएस में मतलब लगता है बहुत ज़्यादा है कुछ नहीं। इसको आसान कैसे किया जाता है, आप जो है चीज़ों को जोड़ के याद किया करिए। मतलब अब ये नहीं कि कृष्णा नदी पढ़ा जा रहा है तो केवल कृष्णा नदी ही बस और कुछ नहीं, कि हाँ भाई महाबलेश्वर से निकल गई बंगाल खाड़ी में गई काम खत्म, नहीं। आपको इसके किनारे कुछ अगर इंपॉर्टेंट शहर याद आ रहे हैं कि कोई शहर इसके किनारे बसा हुआ है,
हाँ ठीक है, जैसे श्रीरंगपट्टनम है, इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक। तो आपको चीज़ों को जोड़ना है। मेन चीज़ सीखने का तरीका क्या है, चीज़ों को जोड़ के सीखना। सबसे बड़ी बात यही होती है कि चीज़ों को आप जोड़ते किस प्रकार से हैं, ठीक है। जो काम की चीज़ है उसको जोड़ना, फालतू चीज़ उसमें नहीं जोड़ना, इसको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कृष्णा नदी है, तो उसके कृष्णा नदी पे ही जो है हमारा एक बांध बना है। बांध कौन सा है, नागा अर्जुन बांध, ठीक है। नागा अर्जुन बांध किस पे बना है, कृष्णा नदी पे। इसका ध्यान रखना है, सीधा सीधा। अभी बांध हम बता रहे हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट और बांध है, उसको देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो है उतने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि जो है हीराकुंड बांध मैक्सिमम टाइम अब तक पूछा है, या तो भाखड़ा नागल पूछता है या तो नागार्जुन पूछता है, ठीक है। कभी कभी टेरी भी पूछ लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3-4 बांध है, आराम से याद कर लेंगे। अभी वो भी आराम से और आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। और एक कावेरी नदी भी है, साउथ में वो बहती है, इसका ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे जो भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं उसको देख लेते हैं। तो भारत की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, यानी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, तो केटू गाडविन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हमारी केटू गाडविन हो गई, ठीक है। केटू या गाडविन, ऑस्टिन, ठीक है। केटू गाडविन ऑस्टिन, जिसकी जो है 8,648 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। और हमारी जो सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, ठीक है। इसका अच्छा 50 हो गई है, 48 नहीं 50 है, ठीक है। 8,850 मीटर है, इसका आपको ध्यान रखना है, अपडेट होना पड़ता है। अब ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पीओके वाले क्षेत्र में है। इस चीज़ का आपको आभास रहना चाहिए और ज्ञात रहना चाहिए। पीओके वाले क्षेत्र है, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर जो होता है उसी को हम जो है पीओके कहते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पे जो है हमारी गाडविन ऑस्टिन है, पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक। अब देखिए जो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो हमारी कंचनजंगा है, ठीक है। कंचनजंगा, इसका आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई तो अभी याद नहीं है, समथिंग जो है 8,000 कुछ है, लेकिन अभी याद नहीं है एग्जैक्ट, तो अगली क्लास में जो है बता दूंगा, ठीक है। अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। अब देखिए कंचनजंगा जो हमारे भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें जो है केटू गाडविन याद रखना है। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची होगी, केटू गाडविन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन जो भारत में स्थित है, यानी ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। ये सिक्किम में है और ये कहाँ पे है, लद्दाख में। इसका ध्यान रखना, ये लद्दाख में है, क्योंकि अब कश्मीर जो है नहीं रहा। कश्मीर जो है उसको 2 मतलब पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो जो पीओके वाला क्षेत्र हमारा वो किस में आता है, लद्दाख में आता है। तो लद्दाख में जो इस समय प्रेजेंट में है, और कंचनजंगा हमारी सिक्किम में है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब जो है बात करेंगे हमारी अरावली पर्वत श्रेणी की। अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, जिसको जो है वलित पर्वत कहा जाता है, ठीक है। वलित पर्वत आपसे पूछेगा कि भारत की वलित पर्वत कौन सी है, ठीक है, सबसे पुरानी वलित पर्वत कौन सी है, तो आपको आंसर होना चाहिए अरावली पर्वत। कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है तो गुरु शिखर है, ठीक है, गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू पे है, ठीक है, माउंट आबू। इसका ध्यान रखना है। सबसे ऊंची चोटी
सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट शिखर है, गुरु शिखर है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी जो है किसकी, अरावली पर्वत की, तो गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू में है, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी होगी जो कि राजस्थान में है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी उसको देख लेते हैं। नोट करते चलिएगा सभी चीज़ों को, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है, ठीक है। अनाईमुदी या अनाईमुड़ी दोनों चीज़ देता है, अनाईमुदी या अनाईमुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी दोनों में से कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अनाईमुदी या अनाईमुड़ी, मतलब डी जो है उसको कभी कभी डा मान लेता है तो कभी कभी दा मानता है, ठीक है। तो अनाईमुदी या अनाईमुड़ी मतलब एक दोनों में से याद रखना, क्योंकि इंग्लिश में जब लिखेंगे तो वहाँ पे डी ही रहेगा, अगर इसको मानता है तो एन भी कभी कभी दे देगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब अनाईमुदी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी, अन्नामलाई की। अन्नामलाई पर्वत जो है ये जो साउथ है सबसे उसकी ऊंची पर्वत श्रेणी है अन्नामलाई पर्वत, उस पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुदी है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी है। और सबसे दक्षिण जो चोटी है, सबसे दक्षिणतम चोटी, ठीक है, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, हम्बनटोटा, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब ये हमारी जो है पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं जो हमारे एक दो बांध है उसको भी देख लेते हैं इसी समय, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमारा वो छूट रहा था कि जो हमारे हिमालय की उत्पत्ति है उससे संबंधित सिद्धांत, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए। आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, तो कौन सा है, आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी। आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है। आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है किससे संबंधित है, हिमालय की उत्पत्ति से। आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। जो किससे संबंधित है, हिमालय की उत्पत्ति से। चीज छूट रही थी, सही समय पे याद आ गया। अब यहाँ पे जो है ये हमारी हिमालय की उत्पत्ति हो गई। अब देखेंगे जो है हमारे जो एक दो बांध हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। बांध को जो है नदी परियोजना जब पढ़ा जाएगा तो उसी में इकट्ठे पढ़ लेंगे, ठीक है, एक ही साथ सब पढ़ लिया जाएगा। अभी उसको रहने दिया जाए, जब नदी परियोजना जब पढ़ेंगे तो उसी में जो है उसको देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने काफ़ी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट जो है उसको सीख ली। अब देखते हैं जो है भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो आपको एग्जाम में पूछता है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। भारत में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा पहले किस मानसून से होती है, किस मानसून से होती है, ठीक है। तो ये कौन है, दक्षिणी पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो है भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो है भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब क्या है, इस प्रकार से हमारा भारत हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जब भारत हो गया तो देखिए ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा दक्षिण, और ये ऊपर जो है उत्तर हो गया और इधर पूर्व। अब इधर हमारा अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी,
ठीक है, इधर जो है बंगाल की खाड़ी है। अब ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो इसके जो बीच का ये क्षेत्र है इसी को तो हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम ना। तो यहां से जो हवाएं उठती हैं, यहां से जो मानसून उठता है इस प्रकार से बन के, ठीक है, इसी मानसून के द्वारा जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब लौटते हुए मानसून से सबसे पहले किस राज्य में बारिश होती है? तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से भी एंट्री करता है, तो सबसे पहले जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो है केरल में बारिश होती है, ठीक है। सबसे पहले किस राज्य में? सबसे पहले किस राज्य में? तो केरल में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा किस राज्य में बारिश होती है? तो केरला में होती है। अब यहाँ पे एक चीज और बनती है कि जब हमारा मानसून जो है ऊपर जब एंट्री पूरा करके उसके बाद जब लौटता हुआ है तो इसमें की जो नमी होती है वो सूख जाती है, लेकिन जैसे ही वो इधर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है तो उसकी नमी फिर से बढ़ना शुरू होती है। और यहाँ से आते आते जब ये तमिलनाडु के पास पहुंचता है तो फिर से ये बारिश कराता है। तो आपको एक चीज पूछता सीधे सीधे कि लौटते हुए मानसून से किस राज्य में बारिश होती है? तो कहां पे होती है? लौटते हुए मानसून से वर्षा कहां होती है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में जो है लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे लौटते हुए मानसून से यहाँ पे बारिश हो गई। अब भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो मासिनराम मेघालय में, ठीक है, मासिनराम मेघालय में। विश्व भारत, ठीक है। सबसे ज्यादा विश्व की और भारत की तो कहां पे होती है वर्षा जो है मासिनराम मेघालय, ठीक है, मासिनराम मेघालय भारत। इसका ध्यान रखना, आपसे कुछ भी पूछे पूरे विश्व और भारत की जो है तो जो है मासिनराम मेघालय, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा थी, इससे पहले जो है चेरापूंजी था तो वो भी वही मेघालय में ही पड़ता है। तो गारो खासी नामक 3 पहाड़ियां जो हैं, देखिए अब गारो खासी नामक जो तीनों पहाड़ियां किस प्रकार से हैं, चीज़ों को जो है आप इस प्रकार से याद कर लीजिए कि वो एग्जाम आने तक जो है भूले ना, इसका ध्यान रखना है आपको। चीज़ें एकदम सीधी सीधी आपके एग्जाम में पूछता है, पहली बात तो ये है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछता है कि जो घुमा के पूछे, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये तीनों पहाड़ियाँ इस प्रकार से कुछ मतलब इस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इस प्रकार से कुछ पहाड़ियाँ हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पूरा बीच में जो खाली मैदान है, इधर से जब एक बार हवा इधर से बंगाल की खाड़ी से इसमें प्रवेश करती है, इसमें एक बार प्रवेश कर गई तो इधर भी ब्लॉक है, इधर भी ब्लॉक है। ये पहाड़ तीनों तरफ से जो है एकदम घेरे हुए हैं, तो इसमें जब एक बार हवा घुस जाती है, ठंडी हवा जब घुस जाती है वो तब तक बारिश कराती है जब तक वो गर्म होके मतलब उसकी जो नमी है खत्म ना हो जाए। नमी खत्म कहाँ हो पाती है? तब तक वो दूसरी जो है वहां पे एंट्री कर जाती है, ठीक है। तब तक वहां पे दूसरी जो है एयर वहां पे बढ़ जाती है, तो बारिश जो है लगातार होती रहती है, बारिश बंद ही नहीं हो पाती है, क्योंकि एक दूसरी ऊपर उठती है तो दूसरी उसकी जगह लेने के लिए इधर से बढ़ती रहती है आगे। इस प्रकार से जो है वहां पे बारिश कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है। तो ये हमारी जो है मासिनराम की हाल है। मासिनराम मेघालय में, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, सिंपल है, ठीक है। तो आपको चीज़ों को मैंने बताया कि जोड़ के याद करना है, ठीक है, बिना जोड़े कुछ नहीं चलने वाला है। तो आज का जो हमारा वीडियो है तो उसमें जो है ये सब सारी चीज़ें थी, तो जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था हमारा बस इतना ही, और वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की, अगर किसी भी टॉपिक में कहीं भी अगर समस्या होती है तो उसको जो है कमेंट करके हमें बताएं, उसको सुधारने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। हो जाता है कभी कभी मतलब समस्या हो जाती हैं, नई चीज़ें हो पाती हैं तो हो जाती हैं दिक्कतें, लेकिन कोशिश किया जाता है कि आपको जो है सब कुछ सही सही बताया जाए ताकि आप जो है गलत चीज़ों को ना सीखें, ठीक है। तो यही उम्मीद रहती है। तो सर्वोत्तम एग्रीकल्चर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास जो नए वीडियो हो आराम से पहुँच सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।